Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। विधानसभा से लेकर संसद तक, योगी से लेकर अखिलेश यादव तक, विधानसभा और संसद में क्या रहा है घमासान। कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में गरजे हैं तो अखिलेश यादव संसद में। हालांकि लखनऊ में चच्चा और गच्चा की ये कहानी खूब वायरल हो रही है। क्या है ये पूरी कहानी, हम लखनऊ से दिल्ली तक समझेंगे। ये भी जानिए कि आरएसएस की शाखा में क्या बवाल हुआ है, किसने आरएसएस की शाखा को रोकने की कोशिश की है और क्यों, और आखिर में समाजवादी पार्टी ने जब महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया तो योगी आदित्यनाथ ने कैसे पूरी समाजवादी पार्टी को घेर लिया। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी। आज चर्चा दोनों सदनों की। दोनों सदनों का मतलब उत्तर प्रदेश का विधानमंडल और दिल्ली की संसद। बीजेपी और सपा के दो बड़े नेताओं के भाषण आज खूब वायरल हुए, खूब चर्चा हुई। और आज का पूरा दिन एक तरफ योगी और शिवपाल यादव के आपसी, कह सकते हैं, लड़ाई में गुजरा, चच्चा और गच्चा की लड़ाई में। तो संसद में अखिलेश यादव खूब दहाड़े हैं। सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को बधाई देते हुए चाचा को छेड़ दिया। चाचा यानी शिवपाल यादव। और बधाई उन्होंने माता प्रसाद पांडे को दी नेता विपक्ष बनने की, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आपने तो चचा को गच्चा दे दिया, ये बेचारा हमेशा मार खाते रहते। जब इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल हुआ तो उसका रिएक्शन भी आया। लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ को सुनिए, मुख्यमंत्री जिन्होंने विधानसभा में चाचा पर चुटकी लेने की कोशिश की। नतीजा क्या हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री को सुनिए। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। मुख्यमंत्री ने चच्चा को गच्चा देने की बात कही तो शिवपाल यादव कहां पीछे रहने वाले थे। यह अलग बात है कि नेता विपक्ष नहीं बनने का दर्द जरूर था। तो माता प्रसाद पांडे निश्चित तौर पर सांकेतिक तौर पर नेता विपक्ष के तौर पर दिखाई तो देते रहे, लेकिन बोलने की बारी या जवाब देने की जिम्मेदारी खुद चाचा यानी कि शिवपाल यादव ने उठाई। और शिवपाल यादव ने तो जो बात कह दी वो अपने आप में उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए बड़ा अहम है। शिवपाल यादव ने कह दिया कि 3 साल तक आप भी गच्चा देते रहे, यानी कि शिवपाल यादव ने यह भी माना कि 3 साल तक वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके संबंध थे, जब समाजवादी पार्टी के साथ उनके संबंध खराब थे। और उन 3 सालों में मुख्यमंत्री के साथ संबंध रहने के बावजूद उन्होंने गच्चा खाया है। और यह भी कहा कि अब 2 साल 2.5 साल के बाद 2027 में आपके डिप्टी सीएम भी आपको गच्चा देंगे। सुनिए क्या कहा उसके जवाब में शिवपाल यादव। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है। और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी किया।
बता दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना, 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। तो चच्चा और गच्चा की ये लड़ाई लखनऊ तक सीमित नहीं रही, ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंची और अखिलेश यादव ने संसद भवन के बाहर निकलकर यह कह दिया कि गच्चा तो लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को दिया है। यानी उनका इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर था। बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब सवाल हुआ तो पलट कर आए और ये जवाब देकर अखिलेश यादव वापस गए। सुनिए अखिलेश यादव। चाचा को धोखा दे दिया आपने? नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया, चाचा को गच्चा दे दिया कह रही होगी। इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। तो चच्चा और गच्चा पर आज दिन भर खूब सदन में, सदन के बाहर खूब चर्चा होती रही। वीडियो वायरल हुए और लोगों ने खूब मजे लिए। लेकिन दिल्ली के लोकसभा में भी अखिलेश यादव आज अपने ही मूड में थे और अखिलेश यादव ने आज सदन के भीतर कुछ असहज करने वाले सवाल भी पूछ लिए और दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई को वो संसद तक लेकर चले गए। अखिलेश यादव के मुताबिक अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारी है तो समाजवादी पार्टी नहीं जीती, बल्कि यहां की सरकार ने वहां की सरकार को हराया है। सुनिए किस तरीके से आज अखिलेश यादव ने संसद में यह बात कही। सुनिए। जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। लेकिन आज सदन में, लोकसभा में अखिलेश यादव का गुस्सा भी दिखाई दिया और अखिलेश यादव इस बात पर खफा थे कि उनकी जाति कैसे पूछी गई। इसका संदर्भ क्या था? दरअसल अग्निवीर को लेकर एक चर्चा हो रही थी और अग्निवीर को लेकर के अखिलेश यादव ने कुछ सवाल पूछे थे और कहा जाता है कि जिसका जवाब अनुराग ठाकुर ने दिया। लेकिन अखिलेश यादव का गुस्सा बड़ा साफ था। सवाल क्या था जाति को लेकर कब और कहां क्या कहा गया यह साफ नहीं हो पाया। लेकिन अखिलेश यादव ने सदन में इसे जोर शोर से उठाया कि उनकी जाति कैसे पूछी गई। अखिलेश यादव के इस वीडियो को बाकायदा समाजवादी पार्टी ने ट्वीट भी किया है। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने कहा क्या है। मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। अखिलेश के गुस्से के बाद अब इंतजार इस बात का है कि आखिर इसका जवाब अनुराग ठाकुर क्या देते हैं, क्योंकि चर्चा यह है कि संदर्भ अनुराग ठाकुर का ही लिया गया था, उनकी ही किसी बात का लिया गया था और तब अखिलेश यादव का यह गुस्सा फूटा था। इंतजार है कि आखिर कब और कहां और क्यों अखिलेश यादव की उस जाति को लेकर सवाल हुआ था, इस पर नजर रहेगी। अब हम आपको समाजवादी पार्टी के कुछ नए बदलाव के बारे में बता रहे हैं जो आज अखिलेश यादव ने सदन में किया है, यानी कि संसद में किया है। अखिलेश यादव ने आज 3 नए संसदीय दल के चेहरों में 3 लोगों की नियुक्तियां की। मुख्य सचेतक के तौर पर धर्मेंद्र यादव को लोकसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया गया है। बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी ने संसदीय दल का उप नेता बनाया है और अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या के सांसद हैं, उन्हें अधिष्ठाता मंडल का सदस्य बनाया गया है। आज बकायदा समाजवादी पार्टी ने
इन तीनों नामों की सूची जारी की है। तो जिस पीडीए को लेकर अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से निशाने पर थे, खास करके माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाए जाने के बाद जिस तरीके से बसपा और समाजवादी बीजेपी के नेताओं ने पीडीए को लेकर उन पर खूब हमले बोले थे, आज सदन के भीतर यानी कि लोकसभा के भीतर अखिलेश यादव ने जो तीन लोगों को नामित किया, एक बार फिर उन्होंने अपने पीडीए को आगे बढ़ाने की कोशिश की। यादव, कुशवाहा और पासी बिरादरी, इन तीनों को लोकसभा में 3 पद संसदीय पार्टी की तरफ से उन्होंने दिया है। अब अगली खबर। समाजवादी पार्टी कुछ बदलती हुई दिख रही है और वो बदलाव उसके नए और युवा विधायकों की तरफ से दिखाई दे रहा है। रागिनी सोनकर, जो कि समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, आज उन्होंने यूपी सरकार को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की और खास करके नाबालिगों के साथ हो रहे यौन शोषण, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर वो कल से ही हमलावर थी। मगर मुख्यमंत्री के लिए ये सबसे प्रिय विषय है। ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल रागिनी सोनकर ने किया था। रागिनी सोनकर खुद दलित बिरादरी से आती हैं, पूर्वांचल से आती हैं, लेकिन उन्होंने योगी सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। तो मुख्यमंत्री कहां चुप रहने वाले थे? कल से इसकी शुरुआत हुई थी और आज फिर जब इस मुद्दे पर रागिनी सोनकर ने जिक्र किया तो मुख्यमंत्री खुद जवाब देने खड़े हो गए और उन्होंने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को लपेट लिया। जी हां, मुलायम सिंह यादव का वो फेमस डायलॉग, वो फेमस उनका वो कोट, बातें कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, उन्होंने ये बात एक बार फिर सदन के भीतर कह दी और जिसके बाद सदन में भी हंगामा हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ने फिर लॉ एंड ऑर्डर और खास करके महिला सुरक्षा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा। रागिनी सोनकर ने क्या कहा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका कैसे जवाब दिया, सुनिए। कल विधानसभा में जब एक प्रश्न एक महिला जनप्रतिनिधि के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री जी से किया गया तो उनके द्वारा नंगा जैसा शब्द का प्रयोग करना ये दर्शाता है कि आपकी महिलाओं की तरफ क्या सोच है और आपकी सरकार कितनी संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के। एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? तो लखनऊ में संघ की लग रही शाखा को रोकने की एक कोशिश सामने आई है। दरअसल चिन्हट इलाके के एक मंदिर प्रांगण में सायंकालीन शाखा लग रही थी, लेकिन गैर समुदाय के कुछ लड़कों ने न सिर्फ संघ की शाखा पर पथराव किया बल्कि उसके भगवा ध्वज पर गंदगी भी फेंका और चेतावनी और धमकी भी दी कि आगे से अगर यहां शाखा लगाई गई तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। शाकिब और उसके दोस्तों पर यह आरोप लगा है और बाकायदा चिन्हट पुलिस थाने में इसकी कंप्लेन की गई है। दरअसल ये एक मंदिर का परिसर है और उसके आसपास जो नई बसावट हुई है उसमें दूसरे समुदाय के लोगों ने वहां पर जमीनें खरीदी हैं और अब आरोप ये लग रहे हैं कि मंदिर के जमीन को हड़पने के लिए संघ की शाखा को रोकने की यह कोशिश की गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच चल रही है। अब जांच में क्या आता है यह देखना होगा, लेकिन पुलिस ने
कार्रवाई करते हुए शाकिब नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिस पर आरोप है कि उसने अपने दर्जनों साथियों के साथ संघ की शाखा पर पथराव किया था और शाखा को रोकने की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि क्या मंदिर के आसपास जो नए बसे लोग हैं, क्या वो सचमुच जमीन मंदिर की हड़पना चाहते हैं और क्या इसी वजह से संघ की शाखा पर ये हमले किए गए, या फिर सीधे संघ की शाखा को अपना निशाना कुछ लोगों ने जानबूझकर बनाया है। फिलहाल जांच जारी है। और अब हम आपको आखिर में बताने जा रहे हैं लव जिहाद पर जो कानून पास हुआ है, क्या पहले था और अब इस कानून में क्या बदलाव हुआ है। तो आखिर लव जिहाद को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2024 आज सदन से पास हो गया। दरअसल नाम लंबा चौड़ा है, लेकिन इसके पीछे जो मूल भावना है वो प्रदेश में लव जिहाद को रोकने की है। विपक्ष कह रहा है कि दरअसल सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, ये कोई मुद्दा ही नहीं। लेकिन आखिर जब लव जिहाद को रोकने का कानून 2020 में बन चुका है, उसके लिए बकायदा दंड का प्रावधान तय हो चुका है, तो 2024 में ऐसा क्या हुआ कि सरकार को दोबारा इसमें संशोधन करना पड़ा है और दोबारा इसे और कड़ा कानून में तब्दील करना पड़ा है और कड़े कानून में तब्दील करना पड़ा। आखिर वजह क्या है? सरकार के सूत्रों की माने तो 4 सालों में अब तक कई मामले दर्ज हुए, लेकिन जिस स्ट्रॉन्ग डेटरेंट की बात की जा रही थी कि यानी कि एक कानून बनने के बाद ये मामले कम हो जाएंगे, रुक जाएंगे, दरअसल सरकार के लोगों का मानना है कि ये डेटरेंट के तौर पर साबित नहीं हुआ है। ये कानून बना, काम भी कर रहा है, लोगों पर इस मामले में कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन जो लव जिहाद जीरो करने की बात है वो नहीं हो रहा। तो क्या इस नए संशोधन के बाद लव जिहाद या जो दूसरे धार्मिक धर्म परिवर्तन की जो कवायद है, क्या वो रुकेगी? दरअसल 4 सालों में कौन सा ऐसा बदलाव है जो अब सरकार करने जा रही है? तो 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम जो आया था, उसमें जो मुख्य तौर पर थी बातें, अधिकतम सजा 10 साल की थी, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर आजीवन कारावास या 20 साल कर दिया है। इस मामले में जो दूसरा बड़ा प्रावधान था पहले कि कभी भी कोई कंप्लेन सिर्फ परिवार के लोग यानी कि माँ, पिता, भाई, बहन या फिर जिससे ब्लड रिलेशन हो वही कर सकता है। लेकिन अब जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, वो परिवार से बाहर भी कोई हो, और अगर वो भी ये शिकायत करे कि यहाँ लव जिहाद हो रहा है या फिर यहाँ पर धर्म परिवर्तन बहलाकर फुसलाकर इस तरीके से झांसा देकर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो वहां भी ये मामला दर्ज होगा। जो पहले इस मामले की सूचना देने के मामले में माता पिता का अहम रोल था, अब कोई भी इस सूचना को दे सकता है। इसके अलावा सत्र न्यायाधीश के नीचे इस मामले की सुनवाई नहीं होगी। पहले मजिस्ट्रेट के स्तर पर, जिले में के स्तर पर यह सुनवाई हो जाती थी, लेकिन अब इसकी सुनवाई सत्र न्यायाधीश के नीचे नहीं हो पाएगी। सरकारी वकील को मौका दिए बिना कोई भी फैसला नहीं होगा। यह बड़ा अहम है, इसलिए क्योंकि अमूमन ऐसे मामलों में जब लव जिहाद का कोई मामला आता है तो फिर परिवार ने अपना कंप्लेन किया, लेकिन अदालतों में सरकार की तरफ से अगर कोई अपीयर नहीं हुआ तो वो केस खत्म हो जाता था और इसका फायदा लोग उठा रहे थे। ऐसे में अब हर मामले में जब तक सरकारी वकील अपनी तरफ से उसकी दलील नहीं रखी जाएगी इस मामले में, तब तक ये केस खत्म नहीं हो पाएगा। और सबसे अहम,
इस मामले को अब गैर जमानती बना दिया गया है, यानी कि कंप्लेन होने के बाद जमानत नहीं मिलेगी और ये अब गैर जमानती धाराओं में शामिल होगा। तो कुल मिलाकर 2020 में जो प्रावधान थे उससे काफी कड़े प्रावधान अब इस नए संशोधन के साथ इस नए लव जिहाद का जो बिल है आया है, जिसे हम लोग लव जिहाद कह रहे हैं, लेकिन नाम उसका बड़ा ही दूसरा दिया है, धर्म परिवर्तन बिल दिया गया है इसका नाम, जिसका नाम है मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम। दरअसल इसमें एक तरफ लव जिहाद को टारगेट किया गया है, दूसरी तरफ जो मिशनरियां जिस तरीके से धर्म परिवर्तन कराती हैं, खास करके दूर दराज के इलाकों में निचली जातियों और बिरादरियों में जिस तरीके से मिशनरियों का धर्म परिवर्तन का एक पूरा कार्यक्रम होता है, उसको भी टारगेट किया गया है, क्योंकि तभी कोई भी शख्स इसकी शिकायत कर सकता है। ये इसमें जोड़ा गया है और किसी भी शिकायत पर कार्रवाई हो सकती है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब धर्म परिवर्तन मुश्किल होगा। किसी को भी मजिस्ट्रेट के पास 2 महीने पहले धर्म परिवर्तन की लिखित सूचना देनी होगी और उसके बाद ही कोई आदमी अपना धर्म बदल सकता है। 2020 और 2024 के नए और प्रावधानों में और कई कड़े प्रावधान लाए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या इससे भी ये धर्म परिवर्तन, ये लव जिहाद रुकता है या नहीं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।